हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल आपका छोड़ा था, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, 20 ग्राम ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 400 ग्राम सॉल्वेंट का अमाउंट दे रखा है हमें, उसमें 20 ग्राम NaOH जो कि सोल्यूट है, आपका डिजोल्व है, और हमें मोलरिटी फाइंड करनी है। मोलरिटी क्या होता है, स्मॉल m होता है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास होगा किसमें, किलोग्राम में लेना है, ठीक है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हम इधर फाइंड कर लेते हैं, n इज इक्वल टू W/m से हमें मोल्स फाइंड करना है। पिछले वीडियो में भी हमने सीखा है। तो W कितना गिवन है, जिसके पीछे ग्राम वैल्यू गिवन होती है वो W होता है आपका हमेशा, ठीक है। तो W कितना है 20, और m कितना है आपका, NaOH के लिए m कितना होगा हम फाइंड कर लेते हैं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल आ जाए आपका 40। तो 40 से डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आ गया 0.5 मोल, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया 0.5 मोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पुट कर दिया 0.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है, 400 ग्राम। तो देखो भाई ये किस में गिवन है, मास ग्राम में। हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि जो मास होगा आपका वो हमें रखना है किलोग्राम में, तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 400 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1000, ये आपका मोलरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ गया। 20 से 20 कैंसिल कर दो आप, ठीक है। 5/4 आ गया आपका, और ये आपकी क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। तो मोलरिटी की यूनिट या तो आप m लिख दो, m नहीं लिखो तो आप मोल पर किलोग्राम लिख दो, दोनों सही है भाई, ठीक है। तो ये हमने मोलरिटी पढ़ लिया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस करी अभी तक के इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 2 है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, देखो कुछ बुक्स एक्चुअल में तो इसको काई से डिनोट करते हैं, CHI काई पढ़ते हैं इसको। ऐसा साइन होता है, x जो होता है आपका इसमें थोड़ा सा लंबा ऐसे बना देना है पीछे, और बहुत से बुक्स में इसको x भी बोल दिया गया है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको x मिले या काई मिले, बोथ आर राइट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स अज्यूम सोल्यूट एज A एंड सॉल्वेंट एज B, ठीक है। तो हमें सोल्यूट का अलग से निकालना है मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट का अलग से निकालना है, मतलब हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालना होता है, ठीक है। तो चलो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी काई A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A। n का मतलब क्या होता है, मोल्स, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, यानी दोनों कंपोनेंट के मोल का ऐड कर दो, डिवीजन कर दो किससे, जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। यानी हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है A का, तो A के मोल को टॉप पे रख दिया और टोटल मोल को डिवाइड कर दिया। एक काई B जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पे हमें B का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, इसलिए B के मोल्स को टॉप पे रख दिया, डिवाइड टोटल मोल से कर दिया। एक और कंडीशन इसमें लागू होती है, आपका जो पहले कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा प्लस दूसरे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा, उनका टोटल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये आप चेक करने के लिए आप फाइंड कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया तो दूसरे का इस फॉर्मूले में फिट करके आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं आपकी बुक में। तो मोल फ्रैक्शन का जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पहले, फिर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम ऑफ NaOH एंड 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। दो कंपोनेंट हो गए, एक कौन है 20 ग्राम NaOH है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है 44 ग्राम्स ऑफ CO2 आर डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है आपके, 20 ग्राम तो NaOH प्रेजेंट है और 44 ग्राम CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग मोल फ्रैक्शन में फाइंड करना है।
तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दोनों कंपोनेंट के मोल्स होना चाहिए, और मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू W/M। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, W क्या होता है, वेट इन ग्राम, और M क्या होता है, मोलिकुलर मास। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। इसके लिए N फाइंड करेंगे अपन, तो W का वैल्यू कितना गिवन है, जिसके पीछे ग्राम लगाओ W का वैल्यू होता है, तो W इसके लिए 20 डिवाइडेड बाई M कितना होता है, NaOH के लिए 40 होता है, अभी अपने फाइंड किया है तो ये आ गया 0.5। तो इसको अपन A मान लेते हैं और इसको हमने कह दिया B। तो आपके पास Na कितने आ गया, A के मोल कितने आ गए, 0.5 मोल आ गए A के मोल। तो A के मोल आ गए अपने पास 0.5 मोल। ठीक है, दूसरी चीज़ B के मोल अब हमें फाइंड करना है, तो हम वो यहाँ पुट कर देंगे। B के आपका 44 ग्राम, B के लिए भी क्या फॉर्मूला होगा, W/M, N इज इक्वल टू W/M। W कितना गिवन है, 44 ग्राम, और CO2 के लिए M कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का हो गया 32, तो टोटल आ गया 44। 44 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, यानी NB कितना आ गया आपका, NB आ गया आपका 1 मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं अपन। A का मोल फ्रैक्शन अलग से निकाल लेंगे और B का मोल फ्रैक्शन हम अलग से निकाल लेंगे। तो A के लिए क्या फॉर्मूला होगा, Na प्लस NB, और B के लिए क्या फॉर्मूला होगा, NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तो A के मोल कितने, 0.5 डिवाइडेड बाई Na कितना है 0.5 और NB कितना है 1, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, और इधर कितना आएगा, काई B इज इक्वल टू NB। B के मोल कितने आए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, A का मोल है 0.5 और B का मोल है 1। ठीक है, तो 1/1.5। आप जब इन दोनों का सम करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 1। तो इस टाइप से आपको मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो चुकी है कम। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद अब हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, फिर उसके बाद हम एक्चुअल टॉपिक के अंदर जो कंसेप्चुअल पोर्शन है टॉपिक का उसमें हम मूव करेंगे। तो जो अगली डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डेफिनेशन है सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी, तो बच्चों सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can dissolve in solvent। ठीक है, मतलब सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लो वाटर है, 1 लीटर वाटर में आपका मैक्सिमम 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहोगे, 100 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर के अंदर 100 ग्राम आपका सॉल्ट डिजोल्व हो पा रहा है। तो मैक्सिमम अमाउंट, अब उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा डिजोल्व, ये मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि सोल्यूएंट के अंदर डिजोल्व हो सकती है, उस अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी कहते हैं। सोल्युबिलिटी के बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है भाई, डिसोल्यूशन क्या होता है भाई, हमने क्या किया भाई, देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट है, 2 सोल्यूट और सोल्वेंट खाली, और उसके अंदर भी अपन किसकी बात करेंगे, सॉलिड प्लस लिक्विड की। कहने का मतलब आपका सॉल्यूट की फॉर्म में तो क्या होगा, सॉलिड, और सोल्वेंट की फॉर्म में क्या होगा, लिक्विड। इनकी अपन बात करेंगे खाली। ठीक है, तो भाई देखो क्या होता है, जब हम लिक्विड है आपका, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर मैंने सॉलिड फॉर एग्जांपल सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाला, तो जैसे जैसे मैं उसके अंदर आपका सॉल्ट डालता जाऊंगा, उसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है, उसके अंदर सॉल्ट बढ़ता जाएगा। और लिक्विड के अंदर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का जो प्रोसेस है, जो सॉल्ट की या शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का जो प्रोसेस है, उसी को अपन क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। मतलब ज़्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना ही क्या आपका डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो जस्ट अपोजिट प्रोसेस है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन में हमने देखा है इसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसके अंदर अपोजिट होगा, सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स डिसोल्व न होकर बाहर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी इसके अंदर क्या होगा, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। सोलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसके अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी, सेपरेट हो जाएंगे पार्टिकल, घुलेंगे नहीं, साइड में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अभी अपने इस केस में देखा था सॉल्युबिलिटी के केस में, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया और उस 1 लीटर वाटर के अंदर हमने 100 ग्राम सॉल्ट डाला। अब अगर मैं एक पार्टिकल और डाल दूँ सॉल्ट का तो अब वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। कहने का मतलब उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्ट घुल चुका है, इससे ज़्यादा सॉल्ट अब इसके अंदर नहीं घोला जा सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा सॉल्यूट अब आप नहीं डाल सकते, लास्ट फाइनल है वो। ठीक है, और जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, वही ऊपर वाला। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब जैसे पानी के अंदर हमने देख लिया कि आपकी 200 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकती है, तो 200 ग्राम फाइनल है, मतलब अगर 200 ग्राम घुली हुई है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर आपने उसको 201 ग्राम भी कर दिया तो फिर वो डिजोल्व नहीं होगी, वो शुगर उसके अंदर नहीं घुलेगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी पूरी तरह घुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप उसके अंदर कोई चीज़ डालोगे तो अब वो आगे नहीं घुलेगी। और जो सैचुरेटेड नहीं है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो इस टाइप से हमने क्या देख लिया, आपके सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकती है। जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 लीटर के अंदर कितना भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि 1 लीटर वाटर के अंदर 100 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, 100 ग्राम पर लीटर उसकी सॉल्युबिलिटी है। डिजोल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अगर उस सॉलिड में से उस लिक्विड में से सॉलिड हटा दिए जाए, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन घटा दी जाए, तो इस प्रोसेस को अपन कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। दीज बोथ आर जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने सॉल्यूट मैक्सिमम घोल रखा है, यानी इससे ज़्यादा सॉल्यूट अब नहीं घुलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपने एक पार्टिकल और डाल दिया सॉल्ट का, शुगर का, तो वो नहीं घुलेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जो ऑलरेडी मैक्सिमम घुला हुआ है। अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड नहीं है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है अब अपने को। सॉल्युबिलिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी के बारे में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर सॉलिड घोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम कितना घोला जा सकता है। अब मैक्सिमम कितना घोला जा सकता है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो अपने को इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जब हम किसी लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व करते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा जो फैक्टर होता है आपका, दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर, तो थर्ड जो फैक्टर होता है वो है प्रेशर। ठीक है, तो चलो आप एक एक को देख लेते हैं। कौन से 3 फैक्टर हैं ये, जो सॉलिड में अगर हम किसी लिक्विड में अगर हम सॉलिड डिसॉल्व करा रहे हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट जो उसमें घोली जा सकती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट करती है, टेम्परेचर करता है और प्रेशर करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट देखो इसको किस प्रकार अफेक्ट करती है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, इसका ये मतलब है जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है, या समान समान को घोलता है, जो जैसा है वो उसी में घुलेगा। अब जैसे मान लो पोलर सोल्यूट है, सोल्यूट कैसा आपका पोलर, पोलर का मतलब आप जानते हो, ठीक है, आयनिक प्रॉपर्टीज जिसके अंदर है। ठीक है, तो अगर पोलर सोल्यूट है तो फिर ये पोलर सोलवेंट में ही घुलेगा। ठीक है, दोनों सेम है, पोलर पोलर के अंदर ही घुलेगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस चीज़ को डिटेल में देखोगे जब आप सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो। और इसके अपोजिट अगर आपका सोल्यूट नॉन पोलर है, सोल्यूट कैसा है आपका, नॉन पोलर है, तो फिर किस टाइप के सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर में ही घुलेगा। नॉन पोलर मतलब जिनके अंदर आयनिक प्रॉपर्टीज नहीं है, तो फिर वो नॉन पोलर में ही घुलेगा। ठीक है, अगर सोल्यूट पोलर है तो पोलर में घुलेगा, और अगर सोल्यूट पोलर है तो फिर वो नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, या नॉन पोलर सोल्यूट है तो पोलर सोल्यूट में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई।
सॉल्यूट की नेचर किस टाइप से अफेक्ट करती है, लाइक डिजोल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो जैसा होगा वो उसी में घुलेगा। अगर आपका सोल्यूट पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, और अगर आपका सोल्यूट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही घुलेगा, पोलर में नहीं घुलेगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमने देख लिया इसको अफेक्ट करने वाला। सेकंड जो फैक्टर इसको अफेक्ट करने वाला वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को समझने के लिए हमें एक ली-चैटलेट प्रिंसिपल देखना है। ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, या यूँ कहें कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है आपका, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो प्रोसेस बढ़ेगा। इसके अपोजिट अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि वो प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो प्रोसेस डिक्रीज होगी। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सोल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में समझते हैं। अगर सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलने पे अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मान लो वाटर के अंदर 200 ग्राम सोल्ट आपका डिसॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, अब ये डिसॉल्व करने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अगर हम इस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे 200 से बढ़ के 250 हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर किसी प्रोसेस में सॉलिड को लिक्विड में घोलने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, कहने का मतलब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या उसके लिए डेल्टा एच लेस देन 0 है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी घटेगी। यहाँ प्रोसेस का क्या मतलब है, सोल्युबिलिटी है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे सोल्युबिलिटी करता हूँ इसको अपने केस के लिए, सोल्युबिलिटी घटेगी। तो ये इफेक्ट हो गया आपका टेम्परेचर का। ठीक है, अब इस सोल्युबिलिटी के नहीं, ये ली-चैटलेट का प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई होता है। ठीक है, अगर किसी सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। आपको याद रखना है। प्रेशर जो है भाई देखो, इसके अंदर जो दो कंपोनेंट अपन ले रहे हैं उसमें पहला सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है। सॉलिड का भी सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजिड होता है, आपने देखा है, हार्ड होता है ये। और लिक्विड भी क्या होता है, इसमें भी नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये कह देंगे कि प्रेशर का कोई खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट होता है प्रेशर का जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो। ठीक है, तो जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो तो तीन चीज़ें उसको अफेक्ट करती है, सॉल्यूट की नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। तो प्रेशर का तो हमने इनडायरेक्ट कह दिया कि आपका इफेक्ट करेगा ही नहीं, करेगा तो नेग्लिजिबल इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेचर किस में है, नेचर में हमने देखा लाइक डिसॉल्ट लाइक, जो जैसा होगा वो उसमें घुलेगा। पोलर होगा तो पोलर में घुल जाएगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में घुल जाएगा। पोलर का मतलब आयनिक नेचर वाले, नॉन पोलर का मतलब जिनमें आयनिक नेचर नहीं होता है। टेम्परेचर को समझने के लिए हमने ली-चैटलेट प्रिंसिपल समझा। ली-चैटलेट प्रिंसिपल कहता है आपका कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी, यानी अगर घुलना एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे घुलना आपका सोल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आपका सोल्युबिलिटी का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है यानी एनर्जी रिलीज करता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है।